Hello everyone, welcome back to another video. I am Ujjwal Jha, second year undergraduate in सेंट स्टीफेंस कॉलेज। क्या आप भी एक CUET एस्पिरेंट्स हो और आपका भी ड्रीम है दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में आना, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। और यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक ऐसे स्पेशल भैया एक मौजूद है मेरे साथ जिसके बारे में आप ये आपको अपना जर्नी शेयर करेंगे और CUET के स्ट्रैटेजी प्लान और उन्होंने कैसे इतने बड़े प्रेस्टिजियस कॉलेज को प्राप्त किए। तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो प्लीज़ प्रियांशु भैया ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। थैंक यू सो मच उज्जवल। और सबसे पहले तो आपके दर्शकों को प्रणाम, सलाम और वनक्कम। और उज्जवल के इस चैनल पर आके मुझे बहुत खुशी हो रही है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सब स्टूडेंट से, आप सब कैंडिडेट से शेयर करना चाहूँगा कि कैसे आप जो भी आप पेपर में आप एग्ज़ाम देकर जिस भी कोर्स में आना चाहते हैं उसके लिए एक जनरल टिप्स, और स्पेशली क्योंकि मैं हिस्ट्री ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ यहाँ सेंट स्टीफेंस कॉलेज में, तो हिस्ट्री वालों के लिए भी मैं खास करके कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर टिप्स दूँगा। थैंक यू। तो सबसे बहुत से CUET स्टूडेंट्स का यही डाउट रहता है कि CUET का प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है। तो वहीं से आप थोड़ा स्टूडेंट को बताइए कि कैसे उनका जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है और कैसे हाउ टू रीड NCERT। बहुत बच्चों का डाउट होता है कि NCERT को कैसे पढ़नी है, और NCERT में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसे मतलब अननेसेसरी भी चीज़ें होती हैं, तो उनको कैसे मैं निगलेक्ट करूँ और कैसे मैं उसको उससे रीड करूँ। जी, ये सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो भी आप कैंडिडेट्स हैं, आप क्लास 12th में इस वक्त हैं, जिस भी स्ट्रीम में हैं, जो भी सब्जेक्ट्स आपके हैं, उन सब्जेक्ट्स को आप उसके NCERT को अच्छे से पढ़िए। ये स्टेप नंबर 1 है कि आप NCERT बुक को उठाइए जिस पेपर में आप दे रहे हैं परीक्षा, और उनको अच्छे से पढ़िए लाइन बाय लाइन। और इनफैक्ट जो बॉक्सेस होते हैं साइड में, उन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे मुझे याद है, मैंने जब 2023 में अपना पेपर दिया था तो हुमायूं के बारे में और उनकी बीवी के बारे में एक बॉक्स में अलग से दिया था हमारे NCERT हिस्ट्री के बुक में, और डायरेक्ट उससे क्वेश्चन आया था। सो नोबडी कुड हैव इमेजिन कि उससे क्वेश्चन आ जाए, बट वो आया और थैंकफुली मैंने वो पढ़ा था तो मेरे को वो आया, और हिस्ट्री में आई स्कोर्ड फुल 200 आउट ऑफ 200, देन 200 इट यूज्ड टू बी। अब आते हैं कि आप कैसे, ऑफ कोर्स बहुत कुछ पढ़ना है, आप कैसे छांटे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सिलेबस और PYQ, क्योंकि अब CUET का आए हुए आई थिंक 2022 में आया था पहली बार। तो अब तो 22, 23, 24, 25 और ये 26वां होगा, तो ये 5वां हो गया। तो जाहिर सी बात है, आप PYQ उठाइए, सिलेबस देखिए और उस अनुसार जो भी NCERT बुक्स हैं, चैप्टर्स हैं, उसमें स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, उनको उस अनुसार पढ़िए। तो NCERT इज़ द की ब्रदर एंड सिस्टर। तो आपके टाइम CUET आप 2023 में दिए, राइट? तो आपके टाइम बहुत ज़्यादा PYQs और MCQ ऐसे टाइप का नहीं, मतलब ऐसा PYQ मेरे साथ ऐसा ज़्यादा नहीं आपके टाइम था, तो आपने कैसे उसे मैनेज किया? देखिए, उस समय मैं मानता हूँ क्योंकि एक बार ही हमसे पहले तो 2022 के ही बैच के थे जो थे, लेकिन हमें ये पता था कि हमें NCERT पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है, जो अब NTA जो एक सैम्पल क्वेश्चंस लाती है हर एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले, तो उसमें भी हमने ये बात गौर करी, और आप भी इस बार ज़रूर करिएगा। अभी जनवरी का ही महीना है, तो जो सैम्पल क्वेश्चंस NTA रिलीज़ करेगी उसमें आप देखेंगे कि वो NCERT डोमिनेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको एक मतलब समरी मिल जाती है कि ये वहीं से क्वेश्चन आता है। इवन दो वी डिड नॉट हैव अ PYQ, वी हैड द टारगेट that we needed to do, which was the NCERT books. So I think it's very good on the part of NTA to reduce kind of study material to a certain number of books through which you can master it, and then you can appear in the exam and fly and pass with the flying colors. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि CUET एस्पिरेंट्स जो अभी 2026 में CUET देने वाले हैं, तो जो वो अभी 12th में इन्वॉल्व हो गए, राइट? तो 12th के क्या वो सोचेंगे कि 12th के बाद हम प्रिपरेशन करेंगे, फरवरी मार्च हो जाएगा, फिर 2 महीने पढ़ के हम ऐसे NCERT रीड करेंगे, तो क्या आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि आप 12th के साथ साथ करिए प्रिपरेशन, या 12th के बाद आप करेंगे? नहीं, देखिए, ये ऐसा पेपर है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ ही आप इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। तो यदि कोई स्टूडेंट कहे
कि वह 12th करने के बाद या ऐसे आखिरी 1 महीने या 1.5 महीने में करना चाहे, तो आई थिंक ये बहुत ही, आई वुड से कि थोड़ा ये बहुत ही फुलिश जैसा स्टेटमेंट होगा, क्योंकि जब सिलेबस सेम है ऑलमोस्ट और वही कुछ आपको पढ़ना भी है, तो फिर इसके लिए अलग से तैयारी करने की कोई मुझे इसमें दिखता नहीं। आपके पास, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बहुत सिंपल सा है, आपको बस अपनी किताब उठानी है एनसीईआरटी की, क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं एंड दैट इज़ इट। और आई थिंक आप दिन में 6 से 7 घंटे भी अगर सिर्फ सीयूईटी की मैं बात कर रहा हूँ इस पे दे, तो फिर भी आई थिंक आपके स्कूल के लिए और बाकी चीज़ों के लिए 3-4 घंटे तो फिर भी हैं दिन में, यदि हम माने कि आप एक दिन में 8 से 10 घंटे काम करते हैं तो मेरे ख्याल से बैलेंस करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि दोनों का सिलेबस, स्टडी मटेरियल ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो भैया आपका 12th में कौन कौन सा 12th में जैसे सीयूईटी में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट थे, आप प्लीज़ बताएं, उनको कैसा आपके करने का क्या सोच था? जी देखिए, लैंग्वेज तो इंग्लिश था और डोमेन सब्जेक्ट्स में मैंने 3 लिए थे, तो कुल मिला के 4 सब्जेक्ट्स हुए मेरे। 3 डोमेन सब्जेक्ट्स में मेरा हिस्ट्री था, पॉलिटिकल साइंस था और सोशियोलॉजी था। और इनको तैयारी करने का देखिए फिर वही आप सिलेबस देखिए, और एनसीईआरटी को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहूँगा कि यदि पढ़ते समय आपको लगे कुछ चैप्टर्स मिस हो रहे हैं या आपको पढ़ने का नहीं मन कर रहा है, बोर हो रहे हैं, तो ठीक है, उसके भी उपाय हैं। आप वेबसाइट्स पे जाइए, आप यूट्यूब चैनल्स पे जाइए, रेलेवेंट टॉपिक्स को खोजिए और उनके बारे में पढ़िए, तो उससे क्या होगा कि आप बोर भी नहीं होंगे और आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी। जैसे कि मैं जब हिस्ट्री पढ़ रहा था, तो उसके आखिरी कुछ चैप्टर्स जो मॉडर्न हिस्ट्री को डील करते हैं, तो वहाँ क्या थे, मेरे एग्ज़ाम थोड़े नज़दीक हो गए थे और मैंने भले एक बार पढ़ लिया था, बट मुझे रिवीजन उसका करना था। तो मैंने क्या किया कि मैं ऐसे किसी यूट्यूब चैनल को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने क्या कहा, मैंने मैग्नेट ब्रेन्स के उस चैनल से उस चैनल से मैंने पढ़ाई की और सॉर्ट ऑफ रिवीजन के लिए। एक बार मैंने भले ही चैप्टर खुद से पढ़ लिया था, बट रिवीजन के लिए मैंने मैग्नेट ब्रेन्स और कुछ चैनल से उन पर रिलाई किया और उससे मेरा रिवीजन हुआ और मुझे कुछ और चीज़ें पता चली जो हो सकता है कि मुझे नहीं पता होती। तो आई थिंक दिस इज़ द वे। जैसे कि आपने बोला कि एनसीईआरटी द की ऑफ सीयूईटी, तो क्या बच्चे अगर एनसीईआरटी एक बार रिवीजन कर ले, 2 बार कर ले, तो क्या उसको और भी कोई ऐसे बुक्स उसको आप प्रेफर करेंगे जिससे आप सीयूईटी की जर्नी और आसान हो जाए? देखिए, ऐसा है कि अलग अलग पब्लिकेशंस जो होती हैं वो अपने मटेरियल्स लाती है, स्टडी मटेरियल्स, चाहे वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो या फिर कॉन्सेप्ट ही वो होता है। तो ठीक है, यदि कोई विद्यार्थी चाहे तो खरीद सकता है, उन पे उनके डिस्क्रिप्शन पे। मगर देखिए, मैं अपने अनुभव से यही कहूँगा कि और मैं बार बार इसको इस वीडियो में कह भी रहा हूँ कि एनसीईआरटी इज़ द की। आपको और कुछ नहीं देखना है, आप बस अपने एनसीईआरटी को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, पढ़िए और उसके बाद आप क्वेश्चंस लगाइए। वो बाइबल की तरह है, जितना पढ़ोगे उतना आपको आउटपुट मिलेगा। Yes, NCERT is the Bible, the Bhagavad Gita, the Quran, and whatever you say, the Avesta of your CUET UG preparation. तो आपका, जैसे आपने बोला कि आपका सोशियोलॉजी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस एंड लैंग्वेज इंग्लिश, तो क्या आपने इंग्लिश का आप कैसे आप उसको प्रिपरेशन किए, और इंग्लिश का बच्चे को क्या स्टडी प्लान रखनी चाहिए? क्या कोई पेपर फॉलो करते थे, पेपर मैथ? हाँ, नहीं, ये आपने अच्छा पॉइंट किया कि इंग्लिश के लिए, बाकी 3 डोमेन के लिए तो चलिए एनसीईआरटी, इंग्लिश के लिए क्या करें? तो इंग्लिश के लिए देखिए, सबसे पहले ज़रूरी है, जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको 2 चीज़ों को पकड़ होना बहुत ज़रूरी है, और एक है, उसमें से एक है ग्रामर और एक है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के लिए मैं सबसे पहले कहूँगा कि आप यदि कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिस भी भाषा में, आप इंग्लिश में दे रहे हैं तो इंग्लिश में, हिंदी में तो हिंदी में, जो भी भाषा आपकी है, तो उसमें आप उस भाषा के अनुसार न्यूज़पेपर को पढ़ें। और अभी 2 महीने हैं, अभी 2-3 महीने, तो आप पढ़िए, और जो भी नया वर्ड आपको पढ़ने के दौरान आए उसे आप तुरंत ही उसको गूगल करें या जो भी है, उससे आप उसका मीनिंग जानें, और मीनिंग के साथ साथ उसके रिलेटेड कुछ और वर्ड्स, यानी कि जो सिनोनिम्स होते हैं और जो एंटोनिम्स होते हैं, उन दोनों को भी ध्यान दें। क्योंकि क्या होता है कि परीक्षा में अक्सर जो है उसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। हो सकता है वो खुद वर्ड ना हो, बट उससे रिलेटेड होते हैं, तो आपको उस अनुसार जो है ये हेल्प करेगा। वोकैबुलरी के लिए आई थिंक दिस शुड बी इनफ फॉर द सेक ऑफ ग्रामर। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखिए, आई थिंक न्यूज़पेपर से कवर हो जाता है, या आप डेली पढ़ने से, जी, डेली पढ़ने से, अभ्यास करत अभ्यास ही सब कुछ होता है, तो उस तरह से आप कर सकते हैं।
और मैं कह रहा था कि ग्रामर, तो ग्रामर जो है, ग्रामर के लिए आप जैसे मैंने उस समय कुछ बुक्स मैं पहले से ही पढ़ता था, मैं इंग्लिश में बहुत रुचि थी मेरी, तो मैं पहले से ही पढ़ता था। तो उसमें आप या तो वो कर सकते हैं, जैसे केसी सिन्हा वगैरह ये सब किताबें होती हैं, तो वो मेरे पास पुराने कुछ मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे बुक्स दिए थे, तो वो सब मेरे पास थे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपके पास वो भी नहीं है तो एक ग्रामरली करके उनका ऐप है, वेबसाइट भी है, तो उन पर बहुत अच्छा उस पर रूल्स होते हैं और ग्रामर के तरह तरह के जो कॉमन एरर्स हम करते हैं उसका होता है। तो आई थिंक दैट शुड हेल्प, क्योंकि इंग्लिश आपको ऑन द स्पॉट करना पड़ेगा, उसके लिए आप पहले से कोई स्पेसिफिक बुक तो है नहीं उसके लिए, तो आपको वही दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग तभी लगेगा जब आप पहले से पढ़ाई करके गए हैं, तो पढ़ाई नहीं रहेगी तो फिर। एंड PYQs इंग्लिश पेपर का PYQs देखो ऑफ कोर्स हर बार तो रिपीट नहीं होता, तो लेकिन आपको एक आइडिया दे देगा, जी आइडिया दे सकता है कि हाँ आप ऐसे करें या इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। बट हाँ, ग्रामर और वोकैबुलरी पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान दें, तभी आपका, जैसे कि मेरा जो है, मैं तीनों डोमेन सब्जेक्ट में फुल थे, 200 आउट ऑफ 200 थे, बट इंग्लिश में मेरा 182 था, यानी 3 क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए थे। तो और मैं अब सोचता हूँ उसके बारे में, तो मुझे लगता है मैं उसको सही कर सकता था, मगर आई थिंक मैंने एट द टाइम थोड़ी गलतियाँ इसीलिए वो हो गया। बट मैं कहूँगा वो आप नहीं कर सकते हैं, आप इससे मेरी गलती से ये लेसन लें कि आप शांत मन से उस समय जो भी आपने पढ़ाई की है उसको सोचें और एग्ज़ाम हॉल में अच्छा परफॉर्म करें, 1 घंटे जो आपके पास हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज करें। और आपने डोमेन्स का क्या स्टडी प्लान था, प्लीज़ बताएं। डोमेन का पढ़ने का तो वही हुआ, लेकिन एट द टाइम, हाँ एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा पहले तो स्थिर रहें। आप मतलब पैनिक हो जाएंगे या ऐसा कुछ हो गया तो आता रहता है, मतलब प्रिपरेशन, ड्यूरिंग प्रिपरेशन जी नहीं, इनका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए स्ट्रेस तो, हम इंसान हैं, मशीन तो है नहीं, रोबोट तो है नहीं, तो ऑफ कोर्स वो स्ट्रेस आता है, आपको लगता है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं या जिस तरह से कर रहे हैं क्या वो सार्थक होगा या नहीं होगा। बट मैं ये कहूँगा खुद पे विश्वास रखिए, अपना काम करिए, अपना कर्म करिए, फल आपको अच्छा ही होगा उसमें। हाँ, और हाँ मैं कह रहा था कि एट द टाइम ऑफ एग्जाम आप पैनिक ना हो, आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप करते जाएं, जो बीच में आपको लग रहा है आप डाउट है तो उसको स्किप कर दीजिए और नेक्स्ट पे आइए, और ऐसे करते करते जब आई थिंक 50 क्वेश्चंस होते हैं, तो 50 क्वेश्चंस आजकल होते हैं, पहले तो 10 ऑप्शनल भी था कि आप छोड़ सकते हैं, सब 50 हाँ, 50 अब तो फुल कंपलसरी ये सब करना है। तो आप जो नहीं आपको डाउट हो रहा है उसको छोड़ दीजिए एट द टाइम, वो जब आपके पूरा हो जाए 50 क्वेश्चन, तो लास्ट में आइए कि हाँ चलिए इस पर सोचते हैं कि इस पर क्या करें क्या नहीं। तो अब क्या होता है लास्ट में जब आप करते हैं तो आपका दिमाग स्थिर, आपको पता है आपने पूरा टेस्ट कर लिया है, तो यू डोंट पैनिक। बट इफ़ यू डू इट इन द मिडल ऑफ इट देन यू लूज टाइम, एंड सेकेंडली यू मे इवन गो रॉन्ग, सो ये ज़रूरी है।